नाजरीन आदाब, आज पूरा मुल्क यौम आइन मना रहा है। बिग बुलेटिन में आज हम इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। 1949 में यह आइन बना था और आज मुल्क में हालात को देखते हुए, आइन के निफाज को देखते हुए और सियासी जिस तरह की सियासत चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे यौम आइन के मौके पर। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। बिल्कुल 66 साल पहले आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को आजाद हिंदुस्तान के नए दस्तूर को मंजूरी मिली थी। आइन किसी भी मुल्क की असास और शिनाख्त होती है। आइनसाज कमेटी ने बड़ी ही जाफिशानी और अर्करेजी से बहुत सारे मुल्कों की दस्तूर का दिन रात बारीक बीनी से मुताला करके मुल्क के लिए नया आइन मुरत्तब किया। किसी भी मुल्क के आइन में इस मुल्क की सियासी, समाजी और अखलाकी तमाम जहतों और इक़दार को शामिल किया जाता है। आइन को मुरत्तब करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि छोटी से छोटी खामी भी इसमें न रह पाए और समाज के किसी भी तबके की हक तलफी न हो, यानी मुल्क के हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल हों, कहीं कोई कमी या बेशी न हो जाए। मुल्क के हर समाज, हर मजहब और हर तबके की नुमाइंदगी मुनसिफाना अंदाज में हो, ताकि जब आइन तैयार हो जाए तो किसी को शिकायत न रहे। हिंदुस्तान का आइन मुस्लिह कौम, मुजाहिद आज़ादी और माहिर माशियात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में तरतीब दिया गया था। यह आइन दुनिया के जमहूरी मुल्कों का ज़ख़ीम तरीन आइन है। आज हिंदुस्तान अपना पहला यौम आइन मना रहा है। पार्लियामेंट में भी यौम आइन के मौके पर आज बहस हुई। इस बहस के जरिए सरकार और अपोजिशन ने एक दूसरे पर हमले किए। सवाल यह उठता है कि आज आजादी के 68 साल के बाद आइन के फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो सवालात खड़े हो रहे हैं, आज इसी पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर फंडामेंटल जो राइट्स हैं उस पर सवालात क्यों खड़े हो रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हम आपको बता दें कि आज मुल्क अपना पहला यौम आइन बना रहा है, जिसे लेकर पार्लियामेंट में भी आज बहस हुई। सबसे पहले वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस बहस में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने बयान दिया इसको लेकर, और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी मुल्क छोड़ने की बात नहीं कही। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जिस तरह से अदम रवादारी का, इंटॉलरेंस का मुद्दा चल रहा है, आमिर खान ने पिछले दिनों जिस तरह से मुल्क छोड़ने की बात कही थी या बयान दिया था अपनी बीवी को लेकर, उस पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का निशाना था। हालांकि इसके बाद सोनिया गांधी ने इस पूरे बहस में हिस्सा लिया और सोनिया गांधी ने कहा कि जिन लोगों को आइन में आस्था नहीं है वही लोग आज इसकी माला जप रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि एक तरफ मुल्क आज अपना पहला यौम आइन मना रहा है, तो दूसरी तरफ आखिर पार्लियामेंट में बहस क्यों, तकरार क्यों? आज जब खुशी का मौका है, तारीखी दिन है, तो ऐसे मौके पर आखिर लड़ने झगड़ने, बहस के बजाय क्या सुकून से बैठकर हम लोग इस पर बात नहीं कर सकते थे, इस पर बहस नहीं कर सकते थे? लेकिन पार्लियामेंट में आज कुछ दूसरा ही नजारा देखने को मिला। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। तो चलिए, आज यौम आइन है और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हम आपको बता दें कि हमारे साथ एडवोकेट आरती साठे जी, जो कि बीजेपी की तर्जुमान हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से। इसके अलावा शहजाद पूनावाला जी कांग्रेस लीडर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जफर आलम खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं। और एक और सीनियर सहाफ़ी मुमताज आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अपने तमाम खास मेहमानों का बिग बुलेटिन में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मुमताज आलम रिजवी साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि आज
यौम आइन मनाया गया, एक खुशी का मौका था। सबसे पहले मुमताज साहब, क्योंकि आज मेहमान ज्यादा हैं, वक्त कम है, बहुत मुख्तसर में आप जानना चाहेंगे कि इन 60 बरसों में हम लोगों ने आइन की रूह को कितना गेन किया है। मुमताज साहब। यकीनन ये मैं ईटीवी को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस पे और बहुत करंट इशू पे उन्होंने ये डिबेट रखी है। जहाँ तक आइन का ताल्लुक़ है तो जाहिर है कि जो भी आइन बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जो हमारा आइन बना था, तो उसमें ज़रूरत के मुताबिक कुछ चेंजेस ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसको गेन करने की जहाँ तक बात है तो जाहिर है कि बहुत हद तक उस पर काम हुआ है। और उसी के मुताबिक जो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं और सबको इंसाफ देने की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं, और आज जो नारा दिया गया है इस हुकूमत में कि सबका साथ सबका विकास, ये कहीं ना कहीं उसी आइन का हिस्सा है, उसी आइन के जज्बे के तहत। और फिर सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि हमारा मुल्क उसी आइन पर रह करके मुस्तहकम हुकूमत दे सका। यानी आज तक आप हमारा पड़ोसी जो मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ की क्या सूरत हाल है आप सब बखूबी वाकिफ है, लेकिन हिंदुस्तान ने उस आइन को अडॉप्ट किया, उस आइन पर चलने की कोशिश की, और जहां जरूरत महसूस हुई उसमें तरामीम भी की गई। अब तक मुझे जहां तक याद है 120 तरामीम के करीब हो चुकी हैं। लेकिन बात ये नहीं है, आप अभी जिक्र कर रहे थे, मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूं कि जो वजीर दाखिला ने कहा कि भीमराव अंबेडकर जी पे जो कानून साज थे उन पर तरह तरह के हमले किए गए और उनको जलील किया गया, उनको सब कुछ किया गया, लेकिन वो बर्दाश्त करते रहे। और उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा मुल्क। ये कौन सी वजाहत है, ये कौन सी दलील है? आप क्या चाहते हैं कि हम जलील करते रहें और लोग बर्दाश्त करते रहें? यकीनन उनके अंदर जज्बा था, और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में जज्बा रखते हैं। आमिर खान बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैंने जाने की बात नहीं की, मैं मुल्क छोड़ने की बात। फिर मैं ये कहूंगा, जो आप भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने खुशगवार मौके पर इस तरह की बहस छिड़ी गई, तो खुद हुकूमत को सोचना चाहिए कि उसने ये बहस क्यों छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब आरती साठे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती साठे जी, इतना अच्छा मौका था, मुल्क पहले अपने संविधान दिवस मना रहा है, ऐसे मौके पर राजनाथ सिंह ने जैसा कि कहा, बाबा साहब की उन्होंने मिसाल दी कि बहुत मुश्किल हालात उनके सामने आए, लेकिन कभी मुल्क छोड़ने की बात नहीं कही। संविधान पर एक तरफ बहस हो रही थी, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, कैसे देखती हैं इसे आप, आरती साठे जी? जी जी जी, मेरे ख्याल से उन्होंने एक हमें जो सच्चाई थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर, आज एक्चुअली बहुत एक खुशी का दिन है क्योंकि पहली बार हम संविधान दिन मना रहे हैं। और इस संविधान दिन के लिए जो हमें जो विंटर सेशन का जो शुरू हुआ है वो इसी मुद्दे पे शुरू हुआ है कि एवरी डिबेट विल बी अप्रिशिएटेड, और आज जो डिबेट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था। तो मैंने राजनाथ जी का वक्तव्य देखा, मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही कहा। उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट की गई, और उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर जी जो इतने महापुरुष थे और जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां झेली, लेकिन ये कठिनाइयां झेलते हुए भी उन्होंने ऐसे कभी वक्तव्य किए नहीं जिससे उन्होंने कहा कि देश में हालात खराब है या देश में छोड़ के जा रहा हो। तो मुझे लगता है ये फैक्चुअल पोजीशन राजनाथ जी ने पार्लियामेंट में आज वक्तव्य किया, और उसके ऊपर कुछ किसी प्रकार का पॉलिटिसाइजेशन या किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और हमने इनफैक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने सेलिब्रेट किया है ऑल ओवर द कंट्री, नहीं लेकिन महाराष्ट्र में भी। जी शहजाद पूनावाला, आपका रिएक्शन? जी, राजनाथ जी का अगर मैं स्पीच राइटर होता तो मैं उनको ये जरूर याद दिलाता कि बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनको पहला लॉ मिनिस्टर बनाया था नेहरू जी ने और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था तो जो बीजेपी के पूर्वज है जनसंघ और हिंदू महासभा, उन्होंने इतनी गालियां दी बाबा साहेब आम्बेडकर को कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में शरीक हो गए थे। तो कहां छोड़कर गए और कहां वो चले गए वो तो दुनिया और देश को पता है। पर मैं दो बात आपको जरूर कहूंगा। मैं आज एक किताब लाया हूं, ये आरएसएस ने 50 साल तक हमारे तिरंगे को नहीं माना। बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने लिखा कि आइन को मनुस्मृति के साथ बदल दिया जाए, जो मनुस्मृति में महिलाओं को और दलितों को क्या क्या कहा गया है ये आप और मैं दोनों जानते हैं। जब उनके वंशज
जो आज भी दलितों को कुत्ता कहते हैं, वीके सिंह जैसे लोग, जब वो अंबेडकर जी को सलामी ठोकते हैं और इस आईन को वो सुरक्षा देने की बात करते हैं, तो मेरा गर्व 56 इंच की छाती की तरफ फूलता तो है। पर मैं एक चीज जरूर पूछना चाहता हूं वजीर आजम से कि जब आप गवर्नर बना के असम में किसी को भेजते हो और वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के लिए है ये, तो आप उस आईन की सुरक्षा के लिए अपने मन की बात क्यों नहीं कर पाते? और क्यों आप कहीं पे विदेश में निकल जाते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, पर इस देश में गोडसे के बच्चों को खुली छूट देते हैं कि दादरी में जाके वो अखलाक की हत्या कर दे? ये सवाल पैदा होता है। और मुझे खुशी है कि हमारे वजीर आजम वीजा लेके पार्लियामेंट में आए हैं, पूरे दिन बैठे, और आज वो मुंह भी खोलेंगे इस मुद्दे पर, ये मुझे उम्मीद है। अबू हुरैरा साहब, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जफर साहब के पास भी आना। जी जी बिल्कुल मुमताज साहब, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार दलील दी जाती है कि उनको गाली दी जा रही है, उनको बुरा भला कहा गया, इसके बावजूद वो खामोश रहे। माफ कीजिएगा, मुसलमानों के लिए भी ये कहा जाता है कि आपके जो रसूल अल्लाह थे, जो मोहम्मद साहब थे, उन पे कूड़ा भी फेंक दिया जाता था, उन पे पत्थर भी मारे जाते थे और वो खामोश रहते थे, गोया कि आप सब ऐसे ही चले और मैं जो चाहूं वो करूं। तो ये आइन की क्या बिल्कुल, आइन में तो ऐसा नहीं बताया गया जी। क्या ये आइन पे चलना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आइन में ऐसा नहीं बताया गया। जफर आलम साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात कर लें, आज बहुत अच्छा दिन था, पहला यौम आइन मुल्क आज मना रहा है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से सोनिया गांधी हो या राजनाथ सिंह हो, इस बहस के जरिए एक तरह से सियासत करते दिखे, इसे कैसे देखते हैं जफर आलम साहब? सबसे पहले तो आज बहुत खुशी का दिन है तमाम हिंदुस्तानियों के लिए कि आज यौम आइन मनाया जा रहा है, और मैं अपनी जानिब से तमाम हिंदुस्तान वालों को और ईटीवी को खासतौर से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस खास मौके के ऊपर एक बहस रखी। इसका ताल्लुक सबसे जो आज जो हालात जो बन गए और जिस तरीके की बहस हुई उसके ऊपर मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सेकुलर ताकतें कमज़ोर हुई और फ़िरका परस्त ताकतें ताकतवर होती चली गई, ये उसका नतीजा है कि आज हम कोई अच्छे से अच्छा दिन भी सुकून से पुरसुकून माहौल के अंदर नहीं बना सकते। वोट बैंक की खातिर तमाम सियासी दलों ने, चाहे वो किसी भी तरह के हों, अपने अपने वोट बैंक की खातिर देश को इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया, इतना ज़्यादा तकसीम कर दिया कि आज किसी अच्छे मुद्दे के ऊपर भी एक राय नेशनल कॉन्सेंसस पे हम आ ही नहीं सकते। हमें नेशनल कॉन्सेंसस पे आने के लिए जो सेकुलर शब्द का आज राजनाथ जी का बयान मैं भी देख रहा था, उन्होंने ये तो बता दिया कि अम्बेडकर जी देश छोड़ के नहीं गए, पर ये बताना भूल गए कि अम्बेडकर जी को मजहब बदलना पड़ा। वो बार बार ये भी कह रहे थे कि सेकुलर शब्द से उन्हें बड़ी आपत्ति है और सेकुलर शब्द जो है वो हट जाना चाहिए हिंदुस्तान के आइन में से, तो इसके ऊपर भी उन्हें बहुत आपत्ति थी। तो सेकुलर से ऐसी क्या दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी की, इस मौजूदा सरकार की, कि वो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है इस मुल्क से, जो इस मुल्क की जान है। इस बिल्कुल बिल्कुल, साठी जी आप कुछ कह रही हैं? जी बिल्कुल, क्या कह रही थी मोहतरमा? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से राजनाथ जी ने सिर्फ यही कहा कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये शब्द पहले प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, जो आए वो 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए। तो मेरे ख्याल से ये जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है इंटॉलरेंस का या नॉन सेक्युलरिज्म का, ये एक बहुत ही ये चीज बिल्कुल एक इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी एज अ गवर्नमेंट हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान से ही चलते हैं, और राजनाथ सिंह ने जो आज वक्तव्य किया शहजाद पूनावाला बहुत मुख्तसर ब्रेक पर जाना, उसके बाद जफर साहब का भी रिएक्शन लेना। जी शहजाद पूनावाला, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सारे एलिगेशंस हो रहे हैं कि गोडसे के बच्चे और बीजेपी ये दादरी में, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 25 तक कॉन्स्टिट्यूशन की रूह में, उसकी जहनियत में सेक्युलरिज्म ही भरा है, और जो बात जहनियत में है, जो बात रूह में है, उसको अगर वो लोग ने प्रियम्बल में ले आए तो ऐसा क्या गुनाह हो गया? और आपके गवर्नर जो गवर्नर की पोजीशन पे है, जब वो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र है, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? आप हमें ये बताइए। असम के गवर्नर पे क्या कार्रवाई करेंगी आप, ये बताइए। असम के गवर्नर पे क्या कार्रवाई करेंगी जिन्होंने इस देश के आइन के खिलाफ बात की है, वो बताइए हमें। कहा है उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अलग था, और असम के गवर्नर के आज इशू नहीं है, आज इशू है सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डे, और उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो है आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं।
आप अगर देखिए बिल्कुल देखिए शहजाद पूनावाला, आरती जी, शहजाद पूनावाला और आरती जी, हमें छोटे से ब्रेक पर जाना है और इसी पूरे मुद्दे पर हम लौटेंगे। नॉट रिक्वायर्ड टू बी आरती जी, बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री राइट सिंस हिस्टोरिकल डेज। आरती जी, छोटे से हमें ब्रेक पर जाना है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आइन के फंडामेंटल राइट्स पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, तो क्या इस आइन पर नए सिरे से गौर व फिक्र करने की जरूरत है? तमाम मेहमान बने हुए हैं, इसी मुद्दे पर हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज मुल्क यौम आइन बना रहा है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आइन के फंडामेंटल राइट्स पर अब सवाल उठने लगे हैं, तो क्या इस पर असर-ए-नौ बात करने की जरूरत है और उस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है? चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती साठी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आजादी हासिल है, इसका मतलब क्या है? आरती जी। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 25 में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हर एक इंडियन सिटीजन को एक्सरसाइज करने को मिलते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक जन्मसिद्ध हक हम जो कहते हैं हर एक इंसान का, वो है जी। उसमें भी लिमिटेशंस है। आज आप कुछ भी ऐसा वक्तव्य नहीं कर सकते जिससे समाज में कोई गलत मैसेज पहुंचाया जाए या समाज में कुछ हलचल मचाई जाए। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कम्स विद सर्टेन लिमिटेशंस, और हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंडियन सिटीजन को ये हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि हम जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज करते हैं तो वी लिव इन अ सोसाइटी, हम तो कोई जंगल राज में रहते नहीं है। तो हमारे वक्तव्य का एक समाज पे क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो हर एक सिटीजन को हमेशा याद रखना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैव टू बी एक्सरसाइज्ड विद द नेसेसरी लिमिटेशंस। और हर एक बड़े बड़े केस लॉज भी है इसके ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में कोई कुछ भी कह नहीं सकता है, उसमें रिस्ट्रेंट, लेकिन आरती बिल्कुल, लेकिन आरती जी, अगर आजकल के माहौल पर जाइए, अगर मुल्क के आज के हालात देखिए, किसी एक पार्टी को हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। कोई भी लीडर उठता है, कुछ भी बयान देता है, पार्टी के लीडरान की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, क्या कुछ बोलें? साहब, सिर्फ पार्टी के लीडरान नहीं बल्कि जो जी बिल्कुल, बीजेपी का हमेशा एक बीजेपी मुझे अभी आप जी मुझे अभी बोलने का, अगर मुझे सवाल किया गया है तो मुझे उत्तर देने दीजिए। बिल्कुल आरती जी, मिल जाएगा। बीजेपी एज अ पॉलिसी, हम अगर आपने जेटली जी का भी वक्तव्य सुना कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा था कि पार्टी की हमेशा एक अपेक्षा रहती है कि जो भी स्पोक्स पर्सन या जो भी लीडर जो भी हो, वो जो वक्तव्य करते हैं वो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करे। और ये हमें हमारे लीडर से यही हमको हमेशा गाइडेंस मिलती है, और बीजेपी हैज स्टूड बाय दैट पॉलिसी। और वी हमें जिम्मेदारी से ही स्टेटमेंट्स करनी चाहिए, और ये हमें बीजेपी का मैंडेट है, इसमें कोई दो बात ही नहीं है। बिल्कुल, शहजाद पूनावाला, यही सवाल आपसे भी कि सिर्फ बीजेपी की बात नहीं हो रही, लेकिन अगर दूसरी पार्टियों के लीडरों के बयानात भी आप देखें तो बयानात बड़े भड़काऊ बयानात होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जिस तरह से कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका मतलब क्या है कि कोई भी लीडर उठे, कोई भी बयान दे दे, कुछ भी बोल दे? शहजाद पूनावाला। नहीं, आरती जी की बात बहुत सही है। और जब उनके एक जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ शाहरुख खान को पाकिस्तानी बता दिया, तो उनकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया उन पे हम अभी तक देख रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखिए, बोलने की आजादी सबको है। अगर किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बना दिया और हम उसके खिलाफ बोलते हैं, तो ये बोलती कितने आइन के खिलाफ बोलते, इंटॉलरेंट है। और जब ये लोग सर्कुलर निकालते हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि सेडिशन का केस डाल दिया जाएगा और उसको हाईकोर्ट खारिज करती है, तब इनको चलता है। खाने की आजादी पर पाबंदी लगा दी जाती है, तब ये आइन के तहत करते हैं।
और जब एक इंसान बस ये कहता है कि इंटॉलरेंट हो रहे हैं लोग, तो उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं लोग, इनके शिवसेना के लोग कहते हैं कि हम इनको थप्पड़ मारेंगे 1-1 लाख रुपए देकर, तो तब उनको आइन की परवाह नहीं आती। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस आइन की ये रक्षा करने की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये इनका पूरा एजेंडा इस देश को हिंदू पाकिस्तान तब्दील करने का ही है, और इसीलिए इनको सेक्युलरिज्म से नफरत है, और इसीलिए इनको ये आरएसएस के ही एजेंडे पे चलना है। बिल्कुल, पूनावाला जी खुश नहीं है कि आज एक संविधान के लिए एक बड़ा दिन है। वो मैं बड़ा खुश हूँ। गोडसे के बच्चे जब आंबेडकर का नाम लेते हैं और गांधी के सामने अपने आप को झुकाते हैं, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। अरे गोडसे की औलादे जब आंबेडकर को याद करती है तो मेरा दिल। चलिए आरती जी और शहजाद पूनावाला आपके पास आएंगे। जफर साहब आपके पास आना चाहेंगे। जफर साहब, आज आजादी के 68 साल के बाद क्या जरूरत महसूस की जा रही है कि आइन के फंडामेंटल्स पर जिस तरह से सवालात उठ रहे हैं, राइट्स को लेकर सवालात उठ रहे हैं, क्या लगता है आपको आजादी के 68 साल के बाद? जिस तरीके से आरती जी ने खुद ही कह दिया, आरती जी ने खुद ही कह दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर थोड़ी लिमिटेशंस होनी चाहिए। ये लिमिटेशंस कौन तय करेगा? साक्षी महाराज कुछ भी कह दें, योगीनाथ कुछ भी कह दें, वो उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। साध्वी निरंजन ज्योति कुछ भी कह देती हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय कुछ भी कहते हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर शाहरुख खान या आमिर खान या कोई भी दूसरा मुसलमान कुछ कह देता है, अगर कोई भी मुसलमान कुछ कह देता है, तो वो उसके लिए सारे कानून में पाकिस्तान भेज दो। तो इन लोगों को नेपाल क्यों नहीं भेज दिया जाए जो 24 घंटे? बिल्कुल आरती जी आपके पास आएंगे। आई थिंक पूनावाला जी आज बिल्कुल खुश नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया है। आरती जी आप बोल रही थी, शांति से सुन रहे थे। आरती जी यही इंटॉलरेंस है। आप लोग सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते। यही इंटॉलरेंस। देखिए हमारे पास टाइम बड़ा कम है, नहीं बोल रहा था, बहुत कम टाइम है। तो आप जी जफर साहब बहुत जल्दी बात अपनी पूरी कर लिए। मुमताज साहब के पास भी जाना है जी। सुनने की आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं ये बिल्कुल आपको जो कहना है पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और लीडर बोलते हैं, कुछ भी बोले उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती। पर कोई शाहरुख खान या आमिर खान कुछ बोलता है तो पूरा इनका ये भगवा ब्रिगेड खड़ा हो जाता है। बिल्कुल मुमताज आलम साहब आपके पास आना चाहेंगे कि आजकल का माहौल देखकर क्या आपको लगता है कि आइन की बालादस्ती कायम है? बहुत मुख्तसर में जवाब चाहेंगे, आरती जी के पास जाना चाहेंगे वरना नाराज हो जाएंगी। मुमताज साहब पहले आपसे जवाब। देखिए मेरे ख्याल से अगर आइन की बालादस्ती कायम होती और उस पर लोग अमल करते तो इस पे बहस न होती। आज यही तो सवाल उठा है कि हमारा आइन कुछ कह रहा है और लोग अमल किसी तरीके से कर रहे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि खुद हुकूमत भी उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि आइन ने जिस रास्ते पर हमें चलने की इजाजत दी है और जिस तरीके से मुल्क को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है उस पे कोई काम नहीं कर रहा है। इसीलिए ये सारी बहसें हैं। और माफ कीजिएगा, मुमताज आरती जी आपसे सहमत नहीं है। पुणेवाल, एक मिनट मैं एक चीज बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 1950 से लेकर अब तक जो आइन चला है, मेरे ख्याल से इसीलिए चला है कि कहीं ना कहीं हुकूमत भी उसके साथ थी, लेकिन आज हुकूमत उस आइन से हट रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर नरेंद्र मोदी जी जिनको अथॉरिटी मिली है, जो वजीर आजम है, अगर किसी मिनिस्टर को डांट दे या एक कार्रवाई कर देते अब तक 18 महीने में, किसी को निकाल देते, किसी को जेल भेज देते, सारी वक्तव्य बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल आरती जी आपके पास आ रहे हैं जी। मैं वजीर आजम का ही वक्तव्य बोलना चाहती हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी एज अ पार्टी और एज अ गवर्नमेंट हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो एक ही धर्म ग्रंथ है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल देखिए शहजाद पूनावाला 5 सेकंड में आप अगर कुछ कह रहे हैं चलिए, वरना आप भी नाराज होंगे। शहजाद, हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, मुझे लगता है बेसलेस है, ये बिल्कुल पॉलिटिसाइज्ड है, वो करते कुछ और, बेसलेस एलिगेशंस। अबू हरेरा साहब बिल्कुल चलिए, ये पूरी दुनिया देख रही है कि बोलते कुछ है करते कुछ है। मोदी राज में एक मिनट, मोदी राज में आज आइन कुछ इस तरीके का काम कर रहा है कि याकूब मेमन को फांसी पे लटका दिया जाता है और माया कोडनानी सेल्फी खिंचवा रही है और योगा करवा रही है। बिल्कुल आज जाहिर सी बात है कि खुशी का मौका था, लेकिन बीजेपी के खेमे से और कांग्रेस के खेमे से दोनों ही लोग खुश नजर नहीं आए, लेकिन जो हमारे सहाफी हजरात थे वो जरूर खुश थे। बहुत बहुत शुक्रिया बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। माजरत के साथ वक्त बहुत कम था, फिर कभी इसी मुद्दे पर हम हाजिर होंगे तमाम मेहमानों के साथ। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।